गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ शो में कविता जैन और प्रकाश काबा पिछले शो से बने हुए हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए आज हमारे साथ रचना वैद्य जुड़ेंगी और साथ में अमित सेठ। इनसे भी ट्रेड्स लेंगे और इनके भी मुनाफे की मोदक मतलब 1 साल वाले जो शेयर्स हैं वो भी लेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से होगी एक खास बातचीत। और ध्यान रखिएगा आज एक लिस्टिंग भी होनी है और जुपिटर हॉस्पिटल की प्री ओपन में तो अच्छा सेटल हुआ, करीब करीब 35% प्रीमियम के साथ ये स्टॉक सेटल हुआ जुपिटर। तो इस पर भी नज़र रहेगी जुपिटर हॉस्पिटल पर। ये भी स्टॉक एक हमारा आज रेडार पर होगा। 2 मिनट में वो लिस्टिंग होनी है तो उस पर भी एक नज़र रखेंगे। लेकिन निफ्टी पर एक बार नज़र डालते हैं। करीब करीब 17 पॉइंट नीचे इस समय। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि 17 पॉइंट नीचे, इम्पॉर्टेंट ये है कि डे लो से हम करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर हैं इस समय। तो मार्केट ने लोअर लेवल्स डिफेंड करें और बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा। बैंक निफ्टी अगर ग्रीन में आया आज तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, क्योंकि सुबह मेरे ख्याल से यहाँ थोड़े शॉर्ट्स जुड़े होंगे फिर निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर भी। लेकिन अब हम आ गए 46,156 पर और डे हाई करीब करीब 46,180। तो एक बार अगर ये डे हाई निकला तो शायद एक अच्छा मूव यहाँ पर आए। और मिड कैप्स में भी आज अच्छी रिकवरी है लोअर लेवल से। ये भी इंडेक्स अब थोड़ा सा कमाल करता हुआ। कुछ स्टॉक्स देखते हैं। एक बार वोडाफोन आइडिया लेकर आइए। बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, हालांकि कंपनी ने आके सीधा डिनाई कर दिया कि वो सब नाम गलत है। वो जो पी गुरुज पर एक आर्टिकल आया था वो उसमें काफ़ी नाम मेंशन थे। कंपनी ने साफ बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी कंपनी से बात नहीं चल रही है उनकी। और अब ये स्टॉक 2% नीचे और जहाँ खुला वहाँ से करीब करीब 8% नीचे आया। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग तो क्लियरली पीएसयू बैंक्स। और अब छोटे वाले पीएसयू बैंक्स देखिए, अब आईओबी अब 9% ऊपर, यूको बैंक ये करीब करीब 8% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% ऊपर। यही स्पेस है आज जो शायद आप अगर चाहें तो चेस करना चाहें। वीरो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज एक थोड़ा सा इंडिसेस पे व्यू लेना चाहूँगा, मतलब इंडिसेस के साथ कुछ सेक्टोरियल व्यूज लेना चाहूँगा। ये आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, नई लिस्टिंग और लाइफलाइन याद रखिएगा। इशू प्राइस था करीब 735 रुपए, करीब 63 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये आपकी स्क्रीन पे आएगा एग्जैक्टली। इसकी आइए लिस्टिंग देखते हैं। इट्स अब बाय आई थिंक 33%। अच्छी लिस्टिंग 976, 984, 90 अब और 250 रुपये का अगर आप देखें प्रीमियम लिस्टिंग प्रीमियम मिलता हुआ अच्छी यहाँ पर शुरुआत। अब अनुज आईटी पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और क्योंकि अब जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी के इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं, अब ऐसे में मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले, आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल में जो मूव देखा था वो अप्रैल का मूव 26,700 का अब 33,155, यानी मोटा मोटी आप 7,000 पॉइंट का स्विंग ले चुके हैं। अब क्या अप्रोच रहनी चाहिए जो प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है इंडस्ट्रीज पे, मतलब स्टॉक्स पे, चाहे वो मिड कैप आईटी हो चाहे वो लार्ज कैप आईटी हो? वीरू मेरे ख्याल से बड़ा मूव आ चुका है और जो वैल्यूएशन कैचअप वाला मूव था जो आना था वो आ चुका है। खासतौर से पिछले 1 महीने में जो रैली हुई है करीब 8-8.5% की। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका उतना अच्छा नहीं है। 1 महीने 2 महीने पहले 3 महीने पहले वो व्यू था एक वैल्यूएशन के लिए भी कि वैल्यूएशन इतनी सस्ती हो गई है कि और खराब आ भी जाएगा तो भी स्टॉक गिरेंगे नहीं यहाँ से। अब मेरे ख्याल से एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर ये वाला क्वार्टर फिर इन्फोसिस का अगर खराब आ गया तो एक प्रॉब्लम बढ़ेगी। और प्लस ये जो बॉन्ड यील्ड वाला मामला है ये फिर वापस एक थोड़ा सा अपना सर उठा रहा है। बॉटम बन चुका है आईटी में, ये क्लियर है। अब इस बार जो लो बनेगा नंबर्स के बाद वो पिछले क्वार्टर्स जो Q3 का लो था वो, सॉरी पिछले क्वार्टर का लो था वो उससे पहले वाले क्वार्टर से बेटर था। इस बार का लो उससे बेटर ही होगा। लेकिन अब यहाँ से फ्रेश बाइंग मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर आपके पास है तो आप कैरी करें, लेकिन फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो थोड़ा अब आपको एक रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा। रिएक्शन आती है मार्केट में, किसी भी लेवल से आ जाए, कभी भी आ जाए तो उसका वेट करेंगे। बाय द वे वो जुपिटर अब 1000 क्रॉस कर रहा है, बहुत ही शानदार लिस्टिंग। फिर जुपिटर अब जुपिटर की तरह बिहेव कर रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 1000 रुपए पे। ओके अब आते हैं एक बार फिर से हमारे मेहमानों की तरफ। रचना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। रचना जी हमारे साथ हैं, अमित सेठ जी हैं, कविता जी हैं और प्रकाश काबा सर हैं। और कविता जी, प्रकाश सर, अमित जी, आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। रचना जी आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग एंड फेस्टिविटीज की बहुत सारी शुभकामनाएं टू एवरीबॉडी। एंड जहां तक इंडाइसिस के व्यू की बात है तो आज के दिन को संभालने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए
ये बहुत जरूरी है कि इनिशियल डिप जो इसने दिया दोनों इंडाइसेस ने, जहां से थोड़ा सा सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने की कोशिश में लगा है, वो लो जो बनाया सुबह विच इज अराउंड 20,170 ऑन निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी पे 46,100, ये दोनों लोज को अब संभाल के रखना बहुत जरूरी है अगर आज के दिन को बचाना है तो। और ये लोज जब तक बने रहेंगे तब तक आज के दिन में फिर से एक अपस्विंग आने के पूरे चांसेस है, जो अभी प्ले आउट भी हो रहा है। अगर ये दोनों लोज टूटेंगे देन फिर आज के दिन में ट्रबल बढ़ सकती है। तो मॉर्निंग लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट दोनों इंडाइसिस के लिए। और जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है फॉर दिस मोमेंट, तो मेरे दो स्टॉक्स है, एक है अपोलो हॉस्पिटल लॉन्ग साइड पे फ्यूचर्स, और दूसरा जो है जुबिलेंट फूड फ्यूचर्स अगेन लॉन्ग साइड पे। जहां तक अपोलो हॉस्पिटल की बात है, यहाँ पे एक अच्छा अपस्विंग बना हुआ है और ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 5200 एंड 5230 की तरफ जा सकता है। टारगेट 5200 एंड 5230 दोनों टारगेट्स हो सकते हैं। एसएल होना चाहिए 5100। और जहां तक जुबिलेंट फूड की बात है, तो यहाँ पे भी शायद चाहे जोमेटो से मंगवाए चाहे कहीं से भी मंगवाए, लेकिन मूड थोड़ा फेस्टिविटी टाइप दिख रहा है काउंटर पे, और यहाँ पे अपस्विंग बना हुआ है। ये काउंटर जब तक फ्यूचर्स के हिसाब से 524 को सस्टेन करेगा एसएल के तौर पे, तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हम 3 टारगेट लगाएंगे, 538, 545 एंड 550। ओके चलिए, ये इस समय रचना जी के पिक। रचना जी, थोड़ी देर में आप, गुड मॉर्निंग, आपके पास आ रहा हूँ। एक मुनाफे का मोदक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक साल के लिए जो चार्ट आपको सबसे अच्छा लग रहा है उस पर, लेकिन थोड़ी देर में आता हूँ उसके लिए। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपको भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आपकी पिक क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुज जी, मेरे 2 टॉपिक इस समय रहेंगे, एक ऑटो क्षेत्र से और दूसरा पहले ऑटो की डिस्कस कर लेता हूँ। ऑटो में मुझे टाटा मोटर्स बड़ा अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर्स इसलिए अच्छा लग रहा है कि राउंडिंग पैटर्न से अपने सपोर्ट से बाहर आ रहा है और स्टॉक बड़ा स्टेडिली अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आस्ते आस्ते ट्रेड करके ऊपर जा रहा है। इसके RSI स्ट्रक्चर एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेल प्लेस्ड। जो राउंडिंग करेक्शन था वो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है। 637 का इसका प्राइस है। लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे 630 का और टारगेट्स रहेंगे 655 के। सेकेंड स्टॉक जो मुझे टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, दैट इज ICICI प्रू लाइफ। ICICI प्रू लाइफ का अगर वीकली चार्ट देखें तो वहां पे भी ब्रेकआउट है, रेशियो चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट है, तो ये थोड़ा सा पोजिशनली भी काफी होल्ड किया जा सकता है। 596 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 586 का और टारगेट्स रहेंगे 616 से 620 रुपए। ओके, आपके 2 ट्रेड्स है, इससे प्रोफाइल पूरा सेक्टर आज ये काफी अच्छा मूव दे रहा है। कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स करेंगे? या वेरी गुड मॉर्निंग और गणेश चतुर्थी की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वीरेंद्र जी। सो मेरा जो ट्रेड होगा वो होगा SBI लाइफ पर। ICICI प्रू ऑलरेडी अमित जी ने डिस्कस किया। बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हैं इस सेक्टर में। 1383 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ ये ट्रेड कर रहा है। 1420 के प्राइस टारगेट के लिए डे और 2 का पर्सपेक्टिव रखें। मुझे लगता है वहां तक ये स्टॉक मूव करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1370 का। अनदर वन जो मेरे रडार पर है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर मुझे लग रहा है यहाँ पर अंटिल ये काउंटर 874 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है इसमें आना चाहिए 895 के लेवल्स की तरफ। सो टाटा कंज्यूमर बाय ऑन डिप्स रखें, 874 को होल्ड करना चाहिए। टाटा कंज्यूमर, ये हो गई कविता जी के पिक्स। गाबा सर गुड मॉर्निंग अगेन, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है एक सिटी यूनियन बैंक, ट्रेड कर रहा है 134 के आसपास। मुझे लगता है 138 टू 140 ये जोन्स हैं, 1-2 दिन में जाना चाहिए। स्टॉप होगा 133। इसका सेटअप बहुत बढ़िया है और मोमेंटम भी है। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 5153 पर। मुझे लगता है 5200, 5250, फिर आते दिन में 5300 भी देखेंगे। बढ़िया स्टॉक है। स्टॉप होगा 5100 के नीचे और ये बाय है अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल, चलिए अब एक काम करते हैं, मुनाफे के मोदक पर आते हैं, क्योंकि कविता जी से और गाबा सर से तो हमने सुबह सुबह ले लिया था। कविता जी ने इन्फोसिस चूज किया था, गाबा सर ने जियो फाइनेंशियल दिया था। रचना जी और अमित सेठ क्योंकि हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनसे एक शेयर लेते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आपका अगले 1 साल के लिए मुनाफे का मोदक स्टॉक कौन सा होगा?
जी, मेरा अगले 1 साल के लिए मुनाफे का मोदक स्टॉक होगा बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो का काउंटर हालांकि पिछले 2 दिन से बहुत शार्प मूवमेंट्स है यहाँ पे। नेवरदलेस हमारे पास पूरा 1 साल का टाइम फ्रेम रहेगा ये कॉल के लिए। तो ऑन एवरी डिप और ऑन एवरी पुल बैक हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बजाज ऑटो के लेवल्स में जब तक 4600 होल्ड करेगा डाउन साइड पे, तो हम अपसाइड के लिए टारगेट 2 लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 5500 और दूसरा टारगेट होगा 5700। टाइम फ्रेम 1 साल। ओके, चलिए अमित जी, आप क्या चूज करेंगे? चॉइस आईटी सेक्टर से रहेगी। रैशनल ये है कि अगर सीएनएक्स आईटी का चार्ट देखे तो वहां पे एक क्लियरली ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद। स्टॉक की चॉइस मेरी टीसीएस रहेगी। टीसीएस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पे। और अगर इसका जो रेशियो चार्ट है विच इज कंपेयर्ड विद निफ्टी, तो वो भी एक अपने सपोर्ट से राइज कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग जोन पे से ये राइज कर रहा है बोथ ऑन रेशियो चार्ट्स एंड प्राइस। 3606 का इसका प्राइस है। मेरे टारगेट्स रहेंगे 4000 4200 के 1 साल के, और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं लगभग 3400 का। ओके, अच्छा रचना जी, जो आपने पिज़्ज़ा कल मंगाया था वो कल तो शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी इसकी, लेकिन वो आज डिलीवर हो रहा है। 5:37:15 पे जुबिलेंट फूड्स डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अभी आपका व्यू क्या कह रहा है इस पे? जी, मैंने तो इसी पे ही एक कॉल दिया थोड़ी देर पहले, तो मेरा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। एंड 545-50 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही दिखने चाहिए, विच शुड बी विद इन अ वीक। वाकई अच्छा मूव देता है। 537.70 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और इस बीच इंडेक्स में बहुत देर से करीब करीब 20,172 पे कंसोलिडेशन हो रहा था। ये जो फर्दर 10 पॉइंट्स जुड़े हैं, एक स्टॉक में आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज है 2450। अब 2450 पे कर क्या रहा है ये एक बार फिर से अपनी आज गैप डाउन के साथ जिस ट्रेजेक्ट्री को उसने सरेंडर कर दिया था 10 और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की, उसको रीगेन करता हुआ। अमित जी, आपका व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? जी, काफी क्रूशियली एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट पे ये खड़ा है ये स्टॉक। लगभग इसका सपोर्ट वीरेंद्र जी 2400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। स्टॉक इस जोन में 2450 में कंसोलिडेशन जोन में मुझे लगता है फाइनली मुझे लगता है एक बार अगर क्लोजिंग बेसिस में हमें 2475 के ऊपर जिस दिन क्लोज मिल जाएगा, यहाँ पे एक वापस रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा विच विल टेक द स्टॉक टू 2550 एंड 2600 लेवल्स। अच्छा मूव देता हुआ इस वक्त रिलायंस, याद रखिएगा। लेकिन टिप्पणी जो भी थी इसके साथ अपना एक ट्रेड व्यू आप जरूर प्लीज निजी इंक्लूड कीजिए। और इस चैनल के स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं प्रकाश सर। एक बार अपोलो को भी देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में। अपोलो 5162 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ सर मैं, 5162 पे। कोई ट्रेड व्यू आपका यहाँ पर? मुझे पसंद है अपोलो हॉस्पिटल। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। कुछ कंसोलिडेशन हुआ है अपोलो हॉस्पिटल में। 5155 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 5100। कहां तक जा सकता पॉसिबल? मेरा टारगेट तो 5300 का है, लेकिन उसके पहले 5200, फिर 250, फिर 5300। ये मुझे लगता है आते दिनों में देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल। बढ़िया पैटर्न है। एक्चुअली लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे देखे तो 5000 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, बॉटमिंग आउट प्रोसेस। तो इट्स गुड अपोलो हॉस्पिटल। बिल्कुल अच्छा मूव देता हुआ मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ था। और आज का जो पहला स्टॉक सीएनबीसी आवाज पे पिक किया गया था पीएनबी 7750। अनुज 7750। अब ये नवंबर 2019 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। क्या गजब मूव है आज पीएनबी। मुझे बिल्कुल वीरू, मैं सॉरी, मैं एक मैसेज आया था उसका रिप्लाई कर रहा था। पीएनबी की जहां तक बात है वीरू, पीएनबी में मैं एक चीज कहूंगा, लेकिन एक चीज जोड़ूंगा मैं। पीएनबी में अभी भी वो लेगेसी इशू, मतलब वो जो फ्रॉड हुआ था उसका कितना इम्पैक्ट कब तक रहेगा ये कहना थोड़ा टफ है। इसके लिए पीएनबी में उतना क्लीन मूव शायद ना रहा हो जितना बाकी बैंकों में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है आफ्टर एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जो बाकी के बैंक हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, वहाँ कंफर्ट ज़्यादा है मुझे कंपेयर टू पीएनबी फॉर लेगेसी रीजंस। उनमें ज़्यादा कंफर्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा जैसे स्टॉक्स में। ओके पर आज का आवाज का पहला ये मानस ने पिक किया था और खूबसूरत मूव दिया इसने। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मूव आ रहा है
उन पे नज़र रखिएगा आप। एक बार आप PSU बास्केट में अगर और जाएं तो एक बार मेरे स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, दैट्स कॉनकोर, इट्स 716 पे आके डे लो से रिकवरी है। बहुत कोई बड़ा मूव नहीं दिया है बट डे लो से रिकवरी है। और एक स्टॉक जो कि सुबह हमने मार्क किया था कि आज चलेगा ही चलेगा, इसका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो PNB हो गया और एक था M&M, डिस्कशन हुआ था मानस के साथ एग्जैक्टली ओपनिंग से पहले, नज़र रखिएगा एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड M&M नाउ इज एट ऑल टाइम हाई 1644। आपका व्यू इस पे हल्का सा अमित जी? जी वीरेंद्र जी, काफी क्लियर ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स पे डाउन स्लोपिंग RSI ट्रेंड लाइन में भी ब्रेकआउट है। और इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था जो कैंडल बनी थी दैट वाज बैक्ड बाय वेरी हाई वॉल्यूम्स, और आज उसका हमें फॉलोअप कंफर्मेशन मिला। तो ये ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग और वैलिड ट्रेंड है। किसी की पोजीशन है तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ट्रेल कर लें। अब 1610 1615 के आसपास अपना स्टॉप लॉस कर लें एंड टारगेट्स विल अनफोल्ड नियर टर्म। मैंने 2 से 3 दिनों के टारगेट्स मुझे लगता है 1670 टू 1690 95 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। ये अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। एक बार गौतम त्रिवेदी को जरा जानें आप। भारतीय और एशियन फाइनेंशियल मार्केट्स में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है गौतम के पास। रेलिगर, GS इंडिया मतलब गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। रिलायंस की भी कॉर्पोरेट फाइनेंस और M&A टीम के साथ जुड़े हुए थे गौतम 4 साल तक, तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है इनके पास। DSP मेरिल लिंच, CLSA एशिया और जार्डिन फ्लेमिंग हांगकांग, यहाँ भी इन्होंने काम किया है। और एक चीज़, ट्रैवल भी करते हैं गौतम काफ़ी, और ट्रैवलॉग्स लिखते हैं जिससे काफ़ी वो इन्वेस्टमेंट के पैरेलल्स जोड़ने की कोशिश करते हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए लास्ट ट्रैवल क्या किया आपने और क्या सीखने को मिला मार्केट को लेकर उससे? मैं फिलहाल 10 दिन पहले हांगकांग गया था, तो मतलब इंडिया में इतना ट्रैवल अब तक नहीं हुआ है बारिश की वजह से। लेकिन हांगकांग में जो मैंने देखा कि करीबन 7 से 8 बड़े इन्वेस्टर्स को मिला, मोस्टली हेज फंड्स, बिकॉज हांगकांग अभी हेज फंड्स और क्वांट फंड्स के लिए हब बन चुका है एशिया में। और चाइना के लिए जो मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट में जो बताऊं कि एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन चाइना, लोगों का पैसा वहां टूटा है और काफी गुस्सा है उन लोग को उस मार्केट पे। और 2 ही मार्केट पे चर्चा हो रही थी, एक तो था जापान जो इस साल करीबन 30% का रिटर्न दे चुका है, और दूसरा इंडिया। तो यही दो मार्केट में इंटरेस्ट था, बाकी मार्केट्स में ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं था। चाइना का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके चलिए, चाइना का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर ये डायकॉटमी है गौतम जी, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है? FI का पैसा दिखता क्यों नहीं है हमको? सेलिंग ही आ रही है रोज। नहीं, ये सेलिंग आ रही है करीबन मुझे लगता है पिछले या 3 हफ्ते से। लेकिन ये भी आप देखिए ना कि अप्रैल से जब ये अपना बॉटम था मार्केट का, इस साल की बात कर रहा हूँ बॉटम, तब से करीबन 19.5 से 20 बिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है फ्रॉम FIs। तो वो हिसाब से आप देखें तो पिछले 3 हफ्तों में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो कर ले तो क्या बड़ी बात है। और फ्रैंकली मेरा ये मानना है कि मार्केट आज की तारीख में अपना जो इंडिया मार्केट है, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट, सबसे महंगा मार्केट है विश्व का। एट 20 टाइम्स कैलेंडर 24 की बात कर रहा हूँ, जो PE उसका वैल्यूएशन आ रहा है 20 टाइम, इट इज द सेम वैल्यूएशन एज द S&P 500 अमेरिका में। तो आप जब अमेरिकन इन्वेस्टर हो और जो आपको सेम वैल्यूएशन पे आपके खुद के कंट्री में आपको जो वैल्यूएशन मिल रहा है, तो इंडिया में ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेट, अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिस्क भी तो है, बिकॉज हर साल रुपया करीबन 5 से 6% डिप्रिशिएट तो होता ही है। तो कीप दैट फैक्टर ऑल्सो इन माइंड कि भाई आज की तारीख में वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, इफ नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव, द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अमेरिका। ओके अच्छा सर, अभी चाइना को ही पकड़ के बात करते हैं थोड़ी सी, और वो ये कि चाइना जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलिश दे रहा है, उससे 2 चीज़ों पर हमें बात करने का मौका मिल रहा है, या फिर ट्रीट करने का मौका मिल रहा है, या फिर एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है। वो है
कि वो एक मेटल्स को स्विंग दे रहा है और आज से 3-4 महीने पहले जो केमिकल मार्केट में उसकी डंपिंग हो रही थी, यूरोप की डिमांड पहले से काफ़ी स्ट्रांग थी, प्राइस सॉफ्ट हो रहे थे, चाइना को देखते हुए और उसके हालात को देखते हुए, उसकी इकोनॉमी को देखते हुए, सर आपका व्यू क्या है? क्या ये दो स्पेस आपको इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल्स एट ऑल टाइम हाई और केमिकल्स में एक लोअर लेवल से मूव? आपका इन दो स्पेस पर व्यू सर? देखिए, चाइना, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये फिर आज की तारीख में भी विश्व की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। तो नंबर 1। नंबर 2, इस साल जो कंसेंसस एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि इस साल भी उनका जीडीपी करीबन 5.5 से 6% का ग्रोथ दिखाएगा। तो ऐसा भी तो नहीं है कि चाइना में ग्रोथ एब्सोल्युटली खत्म हो गया है। ये हमको एक बात ये समझनी पड़ेगी। दूसरा जो इम्पैक्ट है, चाइना इज स्टिल टुडे द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमोडिटीज। मेटल्स में कोई भी मेटल आप ले लो तो चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर। रेयर मेटल्स ले लीजिए जो ईवी में जाते हैं, ईवी की बैटरी में जाते हैं, वो भी चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर। तो वो हिसाब से जो चाइना में स्लो डाउन आए और जो स्लो डाउन फिलहाल चालू है, जो चालू रहेगा आने वाले 6 या 8 महीनों तक, तो उसका इम्पैक्ट तो विश्व में आने ही वाला है। और अपना उसके लिए, उसकी वजह से अपना फायदा है कि अपना इन्फ्लेशन कॉस्ट भी कम रहेगा जो चाइना में स्लो डाउन आए तो। ओके अच्छा सर, अब आप आज हैं यहाँ पर इस मंच पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज आपके आने से पहले दो चीजें हो रही हैं। पीएसयू बैंक से ऑल टाइम हाई निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और एक और इंडेक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे है वो है निफ्टी ऑटो। मतलब आप समझ लीजिए सर, मार्च 2020 का ये इंडेक्स 4700 का 4700 का आज 16,561 16,500 पे खड़ा है। जो लास्ट रिपोर्टेड फिगर्स थी जितनी भी ऑटो कंपनियों की, उनमें एक चीज अच्छी थी कि एक्सपोर्ट मार्केट्स उनके फिर ठीक ठाक कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स नंबर्स थोड़े से अच्छे थे इस बार। आपका व्यू पे सर ऑटो पे क्या है इस वक्त? अगर बहुत अच्छा पैसा आपने बना लिया है तो क्या करें, या फिर अभी भी किस स्पेस पे कमिटेड रहें? और अगर एक दो स्टॉक्स पे अगर आप बात करने में कंफर्टेबल हैं तो वो भी प्लीज जरूर बताइएगा। मैं स्टॉक्स के विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सेक्टर में जो मजबूती है, जिस तरह से फेस्टिव सीजन अभी शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि इस साल वी विल एक्सीड लास्ट ईयर्स ऑटो सेल्स, मुझे जिस तरह से मार्केट फीडबैक आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे आप देखिए ऑटो में आप नंबर ऑफ कार्स सोल्ड मत देखिए, वैल्यू वाइज देखिए, क्योंकि हमारे देश में प्रीमियमाइजेशन और लग्जरी सेगमेंट की तरफ मूवमेंट चल रही है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम, अर्बनाइजेशन, और आप देखिए कि ये सिर्फ टॉप 7-8 मेट्रो में नहीं है, ये करीबन टॉप 50 to 60, 50 से 60 जो सिटीज है इंडिया में, वहां से डिमांड आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये मर्सिडीज बेंज की एसयूवी, जो लोएस्ट लेवल की एसयूवी है, उसको बोलते हैं जीएलसी। मतलब जीएलसी होती है जीएलई और जीएलएस, सबसे महंगी है जीएलएस। तो जीएलसी की जो एसयूवी है वो करीबन 92 lakhs ऑन द रोड पे लॉन्च हुई है। ये ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। एंड ये जो भाव है, मतलब इतना महंगा है फॉर अ जीएलसी, नॉट इवन जीएलई। उनको ओपनिंग फर्स्ट हफ्ते के अंदर 1500 गाड़ियों की बुकिंग्स आ गई। आप अब ये सोचिए कि इतनी महंगी गाड़ी के लिए 1500 पहले हफ्ते के अंदर ही इनको इतना डिमांड मिला। तो ये इट टेल्स यू कि ऑन द ग्राउंड जो डिमांड है ऑटोज के लिए, मैं अभी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नॉट नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, वो हिसाब से आप देखें वी विल फार एक्सीड लास्ट ईयर्स नंबर्स। गौतम जी, आज बड़ा मूव आ रहा है पीएसयू बैंकों में। इनफैक्ट ये मूव काफ़ी समय से चल रहा है। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है? क्या बाय करेंगे आप कोई पीएसयू बैंक? हम लोग तो टिपिकली पीएसयूज खरीदते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पीएसयूज में एनपीएल का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरा सॉल्व हो गया है, शायद किधर और भी एनपीएल्स हो सकते हैं। इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो जा रही है, तो शायद उससे भी थोड़े एनपीएल आए, लेकिन वो सिर्फ पीएसयू बैंक्स के लिए, हर एक पूरे बैंकिंग क्षेत्र में का इशू हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स 10 साल साथियों, सॉरी मैं जरा आपको एक बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं।
मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब
नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्राइम मिनिस्टर को सुना आपने और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत होगी, लेकिन हम अपने टाइम को ओवररन कर चुके हैं। यहाँ पर मार्केट एट डेज हाई, पूरी की पूरी रिकवरी निफ्टी की और एग्जैक्ट लोअर लेवल से शानदार रिकवरी दिखाकर करीब 60 पॉइंट की रिकवरी दिखाकर हम इस समय डे हाई पर नीरज जी को सौंप देते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए कमान। अब नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। और ठीक ठाक अभी भी निचले स्तरों से रिकवरी और एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवर में है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि दिन के दौरान चीज़ें सुधरेंगी। हालांकि इस हफ्ते बहुत सारे नंबर्स आने, इसलिए मार्केट थोड़ा कॉशियस मोड में है। अच्छी बात भी है ये।